बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आफाक अहमद और आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम। आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इंट्रो लेंगे और इसके एसेंशियल एलिमेंट पढ़ेंगे कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए कौन से एलिमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और इससे हमारी हौसला अफजाई भी होगी। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बनाया गया था। 1872 में इसको बनाया गया था और 1 सितंबर को ये फोर्स में आया था। केम इनटू फोर्स 1 सितंबर को ये फोर्स में आया था। हमारे पास अब जितने भी मर्चेंट्स और ट्रेड के हवाले से जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते थे उसी को नज़र में रखते हुए ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया गया था ताकि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। अब अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2H उसके मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ऐसा एग्रीमेंट जो कानून के मुताबिक काबिल अमल हो, इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। और अब कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हम ऑफ़र करते हैं। कोई भी जो शख्स कॉन्ट्रैक्ट बनाता है वो सबसे पहले ऑफ़र करता है कि मैं ये फ़लाँ चीज़ बेचना चाहता हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ए है, बी को ऑफ़र करता है कि मैं अपना मोबाइल बेचना चाहता हूँ, ऑफ़र करेगा और ये एक्सेप्ट करता है। ऑफ़र होगी, उसके बाद एक्सेप्ट, ऑफ़र होगी, उसके बाद कम्युनिकेट करेगा। ऐसे ही नहीं कि ऑफ़र करेगा, उसकी कम्युनिकेशन भी लाजमी है। जैसा कि सेक्शन 4 में बताया गया है ऑफ़र की कम्युनिकेशन हाउ मेड। जब हम ऑफ़र करेंगे और दूसरे के नॉलेज में वो ऑफ़र जाएगी, हम उसे कहेंगे तो ऑफ़र जो है वो कम्युनिकेट होगी। और साथ में जो एक्सेप्टेंस है वो एक्सेप्ट करेगा और उसको हम तक कम्युनिकेट करेगा। उसी सेक्शन 4 में भी लिखा गया है कि एक्सेप्टेंस पूछा गया है कि कैसे होती है, एक्सेप्टेंस जो है वो कैसे कम्युनिकेट होती है। तो एक्सेप्ट करेगा, जिसने ऑफ़र की थी उसको वो बता देगा कि मुझे आपकी ऑफ़र कबूल है। ए ने अब ऑफ़र की थी कि मैं अपनी मोबाइल बेचना चाहता हूँ बी को। अब बी ने इसको बता दिया कि ठीक है मैं आपकी मोबाइल लूँगा। अब इनके बीच में एक प्रॉमिस बन गया, इनके बीच में अब एक प्रॉमिस बन गया। फिर उसके बाद आता है कंसीडरेशन। इसने प्रॉमिस तो किया, अब ए कहता है कि मैं अपनी मोबाइल जो है वो 10,000 में बेचना चाहता हूँ और बी एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, कंसीडरेशन को कहते हैं क्विड प्रो को। ये लैटिन वर्ड है, मीन्स इन समथिंग इन रिटर्न, मतलब बदला या मुआवजा। ये ए जो है जो मोबाइल देगा और बी उसके बदले उसको 10,000 रुपये देंगे। ये कंसीडरेशन इनके बीच में आ गई। जब प्रॉमिस बनता है तो कंसीडरेशन भी आ गई, फिर एग्रीमेंट बन जाती है वो एग्रीमेंट बन जाती है। अब एक एग्रीमेंट होते हैं इन्फोर्सेबल एट लॉ और दूसरे एग्रीमेंट होते हैं कि नॉट इन्फोर्सेबल एट लॉ। अब कौन से एग्रीमेंट होते हैं, कौन से ऐसे एसेंशियल एलिमेंट हैं कि किसी भी एग्रीमेंट को वैलिड करते हैं, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करते हैं, वो हम देखेंगे। सबसे पहले आता है लीगल कैपेसिटी। कि लीगल कैपेसिटी साउंड माइंड होना चाहिए, उस चीज़ का ओनर होना चाहिए, उसको कहते हैं लीगल कैपेसिटी होनी चाहिए उस आदमी में। उसके बाद आता है फ्री कंसेंट, कि जो एग्रीमेंट की गई है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो फ्रॉड के ज़रिए से ना हो, मिसरिप्रेजेंटेशन ना हो, उसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, कोअर्जन ना हो या मिस्टेक ना हो। जब ये 5 एलिमेंट आएंगे तो कंसेंट आपकी फ्री नहीं होगी। ये जो 5 एलिमेंट हैं ये इनसे फ्री होनी चाहिए, तब आपकी कंसेंट जो है वो फ्री कहलाएगी। उसके बाद आता है लॉफुल कंसीडरेशन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कहें कि फ़लाँ बंदे की टांग तोड़ के आओ फिर मैं आपको इतने पैसे दूंगा, नहीं, लॉफुल कंसीडरेशन होनी चाहिए। उसके बाद है मोर देन 1 पार्टी, एक से ज़्यादा पार्टीज़ होनी चाहिए, क्योंकि कोई अपने आप के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता ना, एक से ज़्यादा पार्टीज़ होनी चाहिए।
उसके बाद है कंसेंसस एड आइडम, ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। कंसेंसस एड आइडम मीन्स दोनों ही पार्टीज एक ही बात को एक सेंस में लें, ऐसा ना हो कि एक पार्टी अलग समझे और दूसरी पार्टी कोई अलग समझे। उसके बाद है पॉसिबिलिटी टू बी परफॉर्म करने की पॉसिबिलिटी हो, आप जो भी उसको कहें, जो भी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करें वो उसको परफॉर्म कर सके। उसके बाद है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, कानूनी फ़राइज़, जो भी आप अगर एग्रीमेंट कर रहे हैं तो आप उसको पूरा करेंगे, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ेंगे। जो भी लीगल फ़राइज़ हैं जितने भी आते हैं एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए, आप सब उनको पूरा करेंगे। फिर आता है एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जैसा कि सेक्शन 24 से लेके 30 तक बताया गया है कि ये जो एग्रीमेंट्स होंगी ये कभी वैलिड नहीं होंगे, ये ए बी इनिशियो वाइड है, नल हैं, तो ऐसा भी ना होना चाहिए। और अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि एग्रीमेंट में होंगे तो वो नॉट इन्फोर्सेबल एट लॉ होगी। तो सबसे पहले अनलॉफुल कंसीडरेशन, अनलॉफुल कंसीडरेशन ना हो, हमने पहले भी पढ़ा है कि लॉफुल कंसीडरेशन होनी चाहिए, ठीक है। फिर आता है एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन, जब तक कंसीडरेशन नहीं आएगी, प्रॉमिस में कंसीडरेशन नहीं आएगी तब तक आपका एग्रीमेंट वैलिड नहीं बनेगा। विदाउट कंसीडरेशन कोई भी आपका एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। फिर आता है रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, कि आप किसी भी किसी की भी शादी में आप रुकावट नहीं कर सकते। शादी भी एक किस्म का कॉन्ट्रैक्ट ही होता है ना, दो लोगों की म्यूचुअल कंसेंट से, बाहमी रजामंदी से। तो आप किसी भी बंदे की शादी में रेस्ट्रेंट नहीं डाल सकते। और उसके बाद आता है रेस्ट्रेंट इन ट्रेड, कि किसी भी आदमी का अगर कोई लीगल बिजनेस है तो आप उसको नहीं रोक सकते। फिर आता है लीगल रेस्ट्रेंट इन लीगल प्रोसीडिंग, किसी भी आदमी को आप किसी भी एग्रीमेंट के ज़रिए उसको लीगल प्रोसीडिंग से नहीं रोक सकते, कि आप कोर्ट नहीं जा सकते, आप कल ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, नहीं। ये अगर ऐसा आपने किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा, नल होगा। फिर आता है वेजरिंग एग्रीमेंट, ये जुआ शुआ वाले कॉन्ट्रैक्ट, वेजरिंग एग्रीमेंट जितने भी हैं वो सारे वाइड हैं। फिर है विदाउट कंसेंट नहीं होगी पार्टीज़ की तो वो जो एग्रीमेंट है वो भी वाइड हो जाएगी। फिर आता है अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो जो अनलॉफुल हो। ऐसा कोई भी आप फॉर एग्जांपल ऐसा कोई पिस्टल नहीं बेच सकते जिसका लाइसेंस ना हो, आप कोई गाड़ी नहीं बेच सकते जो कि नॉन कस्टम पेड हो, ठीक है। और फिर आता है वेयर बोथ पार्टीज़ आर अंडर मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट, कि दोनों पार्टीज़ मिस्टेक में हो, मैटर ऑफ फैक्ट को लेके कि उसको पता ही नहीं है कि कैसा हम कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कर रहे हैं, ठीक है। यही है हम आज का यही लेक्चर था हमारा। इंशाल्लाह फिर किसी लेक्चर के दौरान हम मिलेंगे। ओके, थैंक यू।